आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 इसका बाद में आएगा। पार्ट 1 में हम रिसोर्स प्लानिंग तक करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम रिसोर्सेज क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है वो पढ़ेंगे, सिस्टम में डेवलपमेंट और उसकी नीड, रियो डी जेनेरो के बारे में, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, यहाँ तक आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर बाद में लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेड कैसे होता है, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और हमारी कितनी टाइप की सॉइल्स हैं इंडिया के अंदर मैप के साथ करेंगे हम। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम ये सब पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। बट रिसोर्स से लेकर रिसोर्स प्लानिंग तक आज हम पढ़ने वाले हैं और मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि उससे मन को क्वेश्चन आता है और इसमें आपके क्लासिफिकेशन के अंदर से आता है कि बायोटिक कौन सा है, एबायोटिक रिसोर्स कौन सा है, इसलिए आपको सब कुछ पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स वो चीज़ है एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन एनवायरनमेंट जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होता है, इकोनॉमिकली फिजिबल होता है और कल्चर एक्सेप्टेबल क्या होता है। इस जो सारी तीनों की तीनों टर्म्स है उसका मतलब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो पहले ये समझ लो रिसोर्स वो है जो हमारी एनवायरनमेंट में पाया जाता है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। और टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है कि हम उसे टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी है कि हम उसे यूज़ कर पाएँ, ठीक है, उसे एक वैल्यूएबल रिसोर्स के उस पर ट्रांसफर कर पाएँ। अब इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब कि हम अगर उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 100 रुपये में वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, 50 रुपये में बिक रहा है तो हमें लॉस हो रहा है, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट हो लॉस ना हो ऐसा भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, तभी वो रिसोर्स है क्योंकि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। कल्चर एक्सेप्टेबल का मतलब है कि जो हमारा समाज उसे एक्सेप्ट कर पाए, कि ऐसा ना हो कि आप ऐसा कोई रिसोर्स निकाल लाओ कि जो हमारा जो समाज है वो एक्सेप्ट ना करे। जैसे आपके बॉम्ब में जो यूज़ होते हैं मटेरियल वो हमारे लिए कल्चर एक्सेप्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट उसे परमिट नहीं करती है कि आप उसे एक्सट्रैक्ट करो, वो इलीगल तरीके से होता है। अब आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपको सिर्फ इतना जानना है कि इस लाइन में आपको ये बताया गया है कि कैसे नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। नेचर से हम जैसे कॉटन का एग्जांपल लेते हैं, नेचर से हम कॉटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी प्लांट से, किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। फिर टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम क्या करते हैं उसकी स्पिनिंग करते हैं, यार्न निकालते हैं, ठीक है, सीड्स को निकालते हैं, गिनिंग करते हैं और इंस्टीट्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्लोथ्स बनवा देते हैं, उसके गारमेंट बनवा देते हैं। अब आते हैं रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रखा है हमने 4 पार्ट्स में कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, एबायोटिक, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ऑनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे पोटेंशियल, डेवलपमेंट स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो सबसे पहले ओरिजिन के बेस पे करते हैं बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक, बायो का मतलब होता है लिविंग और ए बायो मतलब नॉन लिविंग। तो मतलब जो रिसोर्सेज लिविंग हैं, लाइफ है उनके अंदर और बायोस्फीयर पे मिलते हैं वही हमारे क्या है एबायोटिक रिसोर्सेज हैं, और जिनके अंदर लाइफ नहीं है वो नॉन लिविंग है, वो हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज का एग्जांपल हम खुद ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा मीन्स फ्लावर किंगडम एंड फौना मीन्स एनिमल किंगडम, ठीक है। एबायोटिक में रॉक्स, मेटल्स। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यू का मतलब होता है जिसे हम दोबारा जनरेट कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें, उसे हम रिन्यूएबल कहते हैं, ठीक है। जो रिसोर्सेज रिन्यू हो सकते हैं इन रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, मतलब वो डुप्लीकेट नहीं होते हैं, उसे हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं कुछ प्रोसेसेस के बेसिस पे। जैसे हमारी सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज
जो कि हमारे रिन्यू नहीं हो सकते, जिन रिसोर्सेज को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उनकी फॉर्मेशन में, और वो रिसाइकलेबल नहीं होते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स होते, उन्हें हम नहीं रिसाइकल कर सकते हैं और वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं उनका यूज़ करने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं ऑनरशिप के बेसिस में। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मतलब जो प्राइवेटली इंडिविजुअल्स के उस पर ओन किए जाते हैं, जैसे हमारा हाउस हो गया, हमारे प्लॉट्स हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ होगी जो एक अकेले बंदे की होती है। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज जो कि सबके लिए अवेलेबल है, जैसे हमारे पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए। नेशनल रिसोर्सेज जो नेशन ओन करता है, जैसे आपके रोड्स हो गए, कैनाल्स हो गए, रेलवेज हो गए। इंटरनेशनल मतलब जो इंटरनेशनली ओन की जा सकते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, ओशियंस हो गए, ये सब कुछ। अपॉन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज जो कि हमारे एक ही रीजन में पाए जाते हैं और उन्हें हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, और हमारे पास इतनी प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हमसे अभी रीयूज़ कर पाए। जैसे राजस्थान और गुजरात है, उसके में विंड और सोलर एनर्जी बहुत पाई जाती है, पर हमारे पास अभी इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम उसे पूरी तरह से यूज़ कर पाए। डेवलपमेंट रिसोर्सेज जिनके हमने सर्वे करवा लिया है, क्वालिटी चेक कर ली है, क्वांटिटी भी चेक कर ली है, और उन्हें यूटिलाइज कैसे करना है ये सब देख लिया है, पर वो हमारे लिए फिजिबिलिटी नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने स्टॉक्स की तरह पड़े हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे पूरी तरह से यूज़ कर पाएँ। ठीक है, रिसोर्सेज के आगे बात करते हैं, रिजर्व्स की बात करते हैं। वो हमारे स्टॉक की तरह ही होते हैं जो कि हमने बेसिकली फ्यूचर जनरेशन के लिए रखे होते हैं, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए रखे होते हैं, वही हमारे रिजर्व्स होते हैं। आगे आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस टॉपिक में बेसिकली हमें ये बताया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी वजह से कैसी प्रॉब्लम्स जो है हमारी एनवायरनमेंट को या हमें खुद को फेस करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली 3 मेजर प्रॉब्लम्स जनरेट हुए हैं। फर्स्ट है आपकी डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिप्लेशन मतलब ख़त्म हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना रिसोर्सेज का, और डिप्लीट हो रहे हैं रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स की ग्रीड को पूरा करने के लिए। ग्रीड मतलब लालच। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स मतलब ये जो रिच पीपल होते हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, पर जो पुअर हैं वो नहीं खरीद पाते। तो इसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा वाले रिसोर्सेज जो है माइनॉरिटी को चले जाते हैं। इससे जो है हमारे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स मतलब रिच कम्युनिटी हमारी माइनॉरिटी है और पुअर कम्युनिटी हमारी मेजॉरिटी है। इससे हमारे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो जाते हैं कुछ इंडिविजुअल्स के हाथों में, और इससे हमारी जो सोसाइटी है वो 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, रिच एंड पुअर, या फिर कह सकते हो हैव्स एंड हैव नॉट्स। अब थर्ड है, इससे हमारे इकोलॉजिकल या फिर ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी होते हैं, जैसे लैंड डिग्रेड हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो जाता है। ये सारी 3 प्रॉब्लम्स थी जो कि जनरेट हो रही हैं। अब इन सब प्रॉब्लम्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, हम रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कर सकते हैं हम। ठीक है, अब मैंने एक वर्ड बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि डेवलपमेंट तो हो, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज ना करें, प्रेजेंट की नीड्स को भी पूरा करें, पर फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मतलब डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation। ठीक है, आपकी जो पेपर है CBSE में ये क्वेश्चन कंपल्सरी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड दिख जाए तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिख देना, और उसमें सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, या तो आप क्यों ज़रूरी है हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या नीड है उसकी, ठीक है, और सेकेंड है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं वो आपकी रिसोर्स प्लानिंग पे आ जाता है, पर क्यों ज़रूरी है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मैंने ये हेडिंग्स लिख दी हैं, 4 हेडिंग्स हैं ये, आपको इन्हें एग्जाम में एक्सप्लेन करके आ जाना है। एग्जॉस्शन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का एग्जाम्पल आप दे सकते हो।
डिफरेंस ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स मतलब रिच और पुअर के बीच में जो अंतर है उसको ख़त्म करना है, इसलिए भी सस्टेनेबल आपके डेवलपमेंट ज़रूरी है। आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके डिप्लीट हो गए हैं कहीं, और कहीं होने की कगार पे है, लिमिटेड हो गए हैं हमारे रिसोर्सेज, हमारी डिमांड्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये भी आप लिख सकते हो। इसके लिए भी हमें ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। और जो हमारी कंट्री है, इंडिया जैसी कंट्री जिसके अंदर आपको हर टाइप का क्लाइमेट इंजॉय करने को मिलता है, हर एक टाइप की टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म आपको देखने को मिलता है, इसकी वजह से ही हमारे जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर पार्ट ऑफ द कंट्री में। इसके इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए कंट्री के अंदर रिसोर्सेज की, इसलिए भी हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। अब रियो डी जेनेरो और समिट पे आते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर कुछ भी याद नहीं करना, एमसीक्यू बेसिस पे आप इसे याद कर सकते हो कि ये कब हुआ था और इसमें हमें क्या साइन किया था और एजेंडा 21 किसमें अडॉप्ट किया गया था। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के अंदर ये अर्थ समिट हुआ था। ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था जिसके अंदर 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स आए थे, मतलब बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा जो हमारे इंटरनेशनल स्टेट्स हैं उसके जो हेड्स हैं वो आए थे और रियो डी जेनेरो ब्राज़ील के अंदर वो मिले थे। इस समिट के अंदर हमने अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर एम्फसाइज किया था और जितने भी डिग्नेटरीज थे, असेंबल्ड लीडर्स थे, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी को साइन किया था, ठीक है। और इसमें हमने जो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स थे और एजेंडा 21 उसको हमने अडॉप्ट किया था। अभी जो एजेंडा 21 है इसमें हमने क्या क्या किया था कि इसमें हम जितने भी ग्लोबल लेवल पे जो डिजीज़ फैल रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए और एनवायरमेंटल डैमेज को स्टॉप करने के लिए और सिस्टमल डेवलपमेंट को एम्फसाइज करने के लिए हमने एजेंडा 21 बनाया था। ऑल्सो हमारी जो इसमें एम्फसाइज किया गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपना खुद का लोकल एजेंडा 21 भी बनाए। आगे चलते हैं। मैंने रिसोर्स प्लानिंग वर्ड भी बोला था। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है ये समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा रिसोर्स प्लानिंग की कैसे जाती है, हाउ इज़ इट डन। तो इसमें आपको अगर रिसोर्स प्लानिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे इसमें ये पूछा है कि क्यों की जाती है तो आपको ये वाला लिखना है, भाई रिसोर्स प्लानिंग इज डन। पर अगर ये ना पूछा जाए तो कुछ और भी पूछा जाए, समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस ये पता चलना चाहिए क्यों का अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो लिखना है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप यही 3 स्टेप्स लिख करके आ सकते हो कि क्यों क्वेश्चन में यही पूछा होगा, ठीक है। इससे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके रिसोर्स प्लानिंग वर्ड से। पेपर में क्वेश्चन के अगर रिसोर्स प्लानिंग वर्ड दिख जाए तो सिर्फ यही 2 क्वेश्चन को ही आपको दिमाग में रखना है। अब समझते हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। रिसोर्स प्लानिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है ये। क्यों है, सिंपली जो स्लाइड में लिखा उसको छोड़ दो, मेरी बात सुनो पहले। हम पहले क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करनी है हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास कितना है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ है प्रेजेंट है, कितना कितना रिसोर्स है, कितनी क्वालिटी में है, कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना करना है, मतलब पूरा सर्वे करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमारे रिसोर्सेज को हर एक रीजन के अंदर, हर कंट्री में, ठीक है। पहला स्टेप तो यही होता है। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, कितने कितने अमाउंट में पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब पता करने के बाद, मैपिंग करने के बाद इन सब की कि कहाँ कहाँ है, उसके बाद हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है इन सबको, कितनी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें कितने इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़ेंगे इन सब के लिए, ठीक है। सारे मतलब पूरा डेवलपमेंट प्लान हमें करना पड़ेगा। फिर हम इस जो हमने डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसे हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करेंगे कि ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं, मतलब कि इसे हम इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि नहीं। यही 3 थे। अब इसे हम इंग्लिश के अंदर पढ़ लेते हैं कि कैसे लिखना है आपको। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि मैंने आपको बताया था।
फिर है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, जो कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन सेटअप से होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या है अपने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। फिर हमें इनसे जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बनाया उसको मैच करना है विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। बस इतना सा ही था ये। और अब जानते हैं हमें रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। रिसोर्स प्लानिंग हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो पहले ही मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक रीज़न है ये कि हमारी जो इंडिया है जैसी कंट्री के अंदर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए भी हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके एनसीईआरटी में लाइन गिवन है सम रीजन्स हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज बट सम आर डेफिशिएंट रिसोर्सेज। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट है, आएगा ही आएगा अगर रिसोर्स प्लानिंग का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। या तो 3-4 स्टेप्स पूछ लिए जाएंगे या फिर ये पूछ लिया जाएगा। तो इसमें ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको एनालाइज करना है या फिर एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को, तो आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले तो आप यही लिख देना कि रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, या तो लास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है ये लिख सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से है। एग्जाम्पल देना फिर कि जैसे स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ मतलब प्लेट्यू रीजन जो है हमारे उसमें क्या है रिसोर्सेज और मिनरल्स जो हमारी कोल माइंस है, ठीक है, मतलब जितनी भी माइंस और मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं पर कई रीजन्स में नहीं होते। इसमें आप एक नॉर्दर्न प्लेन का भी एग्जांपल दे सकते हो कि नॉर्दर्न प्लेन क्या है डेफिशिएंट है, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं पाए जाते। एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने नॉर्दर्न प्लेन्स बता दिया है आपको, केस स्टडी में आता है बेसिकली, ठीक है। अब रीजन्स जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इतना ज़्यादा वाटर है, मतलब बर्फ़ के पहाड़ भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, मतलब पानी तो है जो जम चुका है। इसकी वजह से क्या है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा, लोग घर नहीं बना पाए ढंग से, ये भी एक रिसोर्स की डिप्लीशन है। मतलब पानी तो है पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे आप राजस्थान का भी एग्जांपल ले सकते हो, मतलब सोलर विंड एनर्जी कितनी है पर वाटर नहीं है वहाँ पर, ठीक है। ऐसे करके 3 एग्जाम्पल्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, बाद में लास्ट में आप लिख सकते हो दैट इज वाई वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अब रिसोर्स प्लानिंग का मतलब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, इस क्वेश्चन को सम अप कर सकते हो। ये 3 मार्क्स में नहीं तो 5 मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा आपके पेपर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में हम सिर्फ रिसोर्स प्लानिंग का कवर करेंगे, आगे की सारी जितना भी पार्ट है वो हम पूरा एक ही वीडियो में पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। टिल देन टेक